यस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का अपना। 12:30 आपका वो एक्स्ट्रा क्लास होगा, उसमें कोशिश करेंगे हाइड्रोजन का चैप्टर भी हमने करना है। एक असाइनमेंट के डाउट आज हो जाएंगे, एक के कल हो जाएंगे, साथ साथ हाइड्रोजन का चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में हमने अभी तक जो पढ़ा है, थर्मोकेमिस्ट्री अलग से पढ़ा दिया आपको इंथैल्पीज के बारे में, और थर्मोडायनामिक्स में मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए। अब आप एनसीईआरटी में से पढ़ना स्टार्ट करना। फर्स्ट पेज पे जो टॉपिक थे वो सारे टर्म्स आ गए, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हमने स्टार्ट किया, समझ लो, जिसमें डेल्टा यू पढ़ा, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू निकालना सिखाया आपको, डब्ल्यू निकालना सिखाया आपको। वर्क अलग अलग केसेस में हमने पढ़ा। फिर हमने डेल्टा यू को थोड़ा चेंज करके डेल्टा एच में कन्वर्ट किया, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें ज्यादातर एंथैल्पी चाहिए होती है। एंथैल्पी होती है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि डेल्टा यू था हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं हम, इसलिए क्यू पी निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यू पी को ही एक नाम दिया गया डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज। इसी वजह से पॉसिबल हुआ कि जो रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, कितनी हीट निकलती है, कितनी हीट लगती है, उसे हम हीट ना कह के उसे स्पेसिफिकली बताएंगे कि ये हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है। और ज्यादातर रिएक्शंस क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा जाता है। उसी को हमने एक सिंबल अलग दे दिया डेल्टा एच, और हमारे लिए एंथैल्पी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपको एंथैल्पी की क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपको हमारे लिए तो ये है कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो किसी रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट चेंज हो जाता है, उसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। राइट, तो यहां तक हमने कर लिया। एक कल बच्चे का डाउट था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू कैसे जीरो हो जाता है। तो खासकर गैसियस स्टेट में किसी गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होगी, क्योंकि गैस के लिए मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहते हैं, तो गैस की टोटल एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ के आए हैं कि गैस की टोटल एनर्जी जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। अगर वो 3/2 RT है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, डेल्टा टी चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो होगा। मींस अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है उसमें डेल्टा यू जीरो होगा अगर वो गैसियस सिस्टम है। और अगर डेल्टा यू जीरो होगा तो मान के चलो डेल्टा एच भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा तो है ही डेल्टा यू, उसी में पी डेल्टा भी ऐड करते हैं हम, तो दोनों चेंज, हीट चेंज जो है वो जीरो होंगे। डेल्टा यू भी जीरो होगा और डेल्टा एच भी जीरो होगा। कौन सी प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर गैसियस सिस्टम, गैसेस के लिए होगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था Q प्लस डब्ल्यू, अगर ये जीरो है तो मान के चलो कि वर्क डन इज इक्वल टू Q हो जाएगा माइनस का, कौन सी प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल। तो याद रखो आइसोथर्मल के लिए अगर कहता है हीट पता करो और आपको क्वेश्चन ऐसे बना के दे रहा है कि आपको लगता है कि ये तो क्वेश्चन वर्क का है, या तो पी डेल्टा भी लगेगा या फिर 2.303 RT वाला फॉर्मूला लगेगा, log V2/V1। तो हमें लग रहा है क्वेश्चन तो वर्क का दिया है, लेकिन पूछे जा रहा है हीट के बारे में। खासकर वर्क का ये क्वेश्चन लग रहा है आपको कि 2.303 RT nRT log V2/V1। तो आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे कि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू जीरो है,
तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाता है। तो बस ये है कि आपको कहीं Q का फॉर्मूला ये लिखा मिले ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आप ऐसे कह सकते हो 2.303 nRT log V2 by V1। ये गैसेस के लिए है, आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो सकती है और कंप्रेशन हो सकता है। ज्यादातर गैसीय सिस्टम के लिए है, सारा कुछ गैसेस के लिए हमने पढ़ा, एक तो टॉपिक ही गैसेस के लिए था। चेक करो, कोई डाउट है किसी का पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर डेल्टा एच कैसे जीरो होगा सर? जैसे अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है सर आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो सर उसका डेल्टा एन जी आर टी तो जीरो नहीं होगा, फिर डेल्टा एच क्यों जीरो होगा? ऐसे नहीं है बेटा, ये जो इंथैल्पी फैक्टर है, जो भी इंथैल्पी फैक्टर है आपका, वो डेल्टा यू से रिलेटेड है ना। इसके वैसे बेसिक समझो कि एच ई प्लस पी वी बनाया हमने, इंथैल्पी भी डेल्टा यू ही है। तो अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा एच भी जीरो होगा। सिर्फ फॉर्मूले से नहीं चलेगा थर्मोडायनेमिक्स, कुछ एक चीजें बेसिक हमें सीखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना आपने कि अगर डेल्टा यू जीरो है तो डेल्टा एच भी जीरो होगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, जो हमने कल एक फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे, क्यू वी का ये ड्राइव कर लिया था, एन सी वी डी टी। क्यू वी इज इक्वल टू, ये किया या नहीं, एन सी वी डी टी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, और क्यू वी क्या होता है, एन सी वी डी टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, इनकी सिग्निफिकेंस आ गई। डेल्टा डी टी दोनों में है, तो डी टी क्या है आइसोथर्मल में, जीरो। अगर डी टी जीरो है तो ये जीरो। फॉर्मूले से ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक याद रखो तो ज्यादा बेटर है। हो जाएगा ये, तो ये भी नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट एक्सक्यूज टॉपिक मी हम सर। स्टार्ट। यस, सर जीआरबी में एग्जांपल 2 है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंडीशंस आर करेंगे करेक्ट? बेटा हम, एग्जाम्पल का नहीं डाउट लूंगा ना मैं। नहीं सर, उसमें ये लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है, डेल्टा पी जीरो है, डेल्टा वी। तो सर आंसर में उन्होंने अकेला डेल्टा टी और डेल्टा यू लिखा है, डेल्टा एच नहीं लिखा, तो वहां पर करेक्शन कर ले। हाँ बेटा, करेक्शन कर लेना, ठीक है। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, आगे हमारे टॉपिक है सेकंड एंड थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ एक टर्म जो सेकंड लॉ को समझने के लिए जरूरी हैं। उनमें दो टर्म और आएंगी, जैसे हमने डेल्टा यू और डेल्टा एच पढ़ा है, वैसे दो टर्म्स और आएंगी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। क्या है बेटा, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्ट लॉ की एक लिमिटेशन दिखने लगी हमें। फर्स्ट लॉ थर्मोडाइन, कुछ पूछना बेटा किसने, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे पर्सनल वाले पे कर दो, कोई ज्वाइन किया है तुम्हारी जगह पे वो भी कर दो। तो पहले हम बोल रहे हैं कि सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्ट लॉ में मुझे लगता है कुछ लिमिटेशंस रह गई, कुछ कमियां रह गई,
मेन हम देखेंगे, हम अपना लिंक बना रहे हैं कि वो लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन मुझे ये लगती है कि फर्स्ट लॉ मुझे ये तो बताएगा कि अगर कोई रिएक्शन हुई तो उसमें कितना एनर्जी चेंज होगा, कितनी एनर्जी निकलेगी या लगेगी, ये तो मुझे बता सकता है। लेकिन फर्स्ट लॉ मुझे थोड़ा ये नहीं बता सकता कि क्या वो रिएक्शन फीजिबल है या नहीं, वो हो भी सकती है अपने आप या नहीं, क्या उसमें कोई पोटेंशियल है होने का या नहीं। फीजिबल हो सकती है नहीं, फीजिबल रिएक्शन कौन सी होती हैं? फीजिबल, इन्हें एक और नाम दिया जाता है स्पॉन्टेनियस। फिजिबल रिएक्शन हम उन्हें मानते हैं जो अपने आप हो सकती हैं, जो उनमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब चलो थोड़ा एक बार आप उनकी मदद कर दो स्टार्ट करने में, एक बार तुम स्टार्ट कर दो, बाद में वो अपने आप हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोयला जलाता हूं कार्बन, तो मुझे एक बार तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, एक बार मैं उसे जलाऊंगा। अब मैस्टिक लेके जाओगे, माचिस से जलाओगे, हाँ बाद में मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक बार जला के छोड़ दूंगा। क्या बाद में कोयले को दोबारा से जलाना पड़ता है या अपने आप जलता रहता है? वो तो अपने आप जलता रहता है। दैट प्रोसेस इज ए स्पॉन्टेनियस, तो अपने आप होता रहेगा। आपके घर पे गैस सिलेंडर पड़ा है, उसमें ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर भरा हुआ है, आप उसे ऑन करते हो, लाइटर से जलाते हो, एक बार इनिशिएट करना पड़ा, बाद में अपने आप होता रहा, बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आई। जब तक आप गैस अंदर से पास करोगे, ऑन करके रखोगे, चलेगा, तो वो भी स्पॉन्टेनियस है। अभी बिल्कुल ही अपने आप हो रही हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस है ही हैं, जिन्हें कोई स्टार्ट भी नहीं करना पड़ रहा, जिन्हें हमने कहा था लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ के अमोनिया और HCl तो अपने आप ही मिल जाते हैं, NH4Cl। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जलाना पड़ता है। इसका मतलब वो सारे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं। कौन से? 3 चीजें हैं। पहला, दे अकर ऑन इट्स ऑन, अपने आप हों, या फिर दे अकर ऑन इट्स ऑन व्हेन इनिशिएटेड, एक बार इनिशिएट कर दो, यस, या फिर कोई कंडीशन दे दो। अकर ऑन इट्स ऑन तो रहेगा ही रहेगा, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब जैसे अमोनिया बनाना है, तो इसे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, इसे एक टेम्परेचर चाहिए, एक प्रेशर चाहिए। आप उतना टेम्परेचर और प्रेशर एक बार दे दो, बाद में नहीं मांगेगा वो, एक बार दे दो, स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी, तो बाद में अपने आप अमोनिया बनता रहेगा। तो ये सारे रिएक्शन है बेटा स्पॉन्टेनियस। अब ये सारी चीजें हमें फर्स्ट लॉ नहीं बताता था। फर्स्ट लॉ तो ये कहता मुझे ये नहीं पता कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलके CO2 बनाएगा या CO2 से तुम कार्बन बनाओगे। मुझे तो ये पता है कि अगर तुम कार्बन को जला के CO2 बनाओगे तो उसमें हीट चेंज कितना होगा, वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। तो फर्स्ट लॉ का सिर्फ इतना रोल था, वो ये नहीं बता पा रहा कि C से CO2 बन सकता है या CO2 से C बन सकता है। इसका मतलब जब तक मुझे पता नहीं चलता कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो फर्स्ट लॉ भी मेरे काम नहीं आएगा। मान लो कोई मैंने केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस है ये वाला, मैंने इसकी इंडस्ट्री लगा ली थी, सारा सेटअप कर लिया, ऑपरेटर्स मंगवा लिए, लास्ट में मुझे पता चला कि जो रिएक्शन मैंने उठाई है वो तो होती ही नहीं है अपने आप, स्पॉन्टेनियस ही नहीं है, तो मेरा सारा सेटअप बेकार गया, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी बेकार जाएगी। इसका मतलब आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि क्या वो रिएक्शन में टेंडेंसी है होने की। तो ऐसी रिएक्शंस which have tendency to occur, जिनमें टेंडेंसी है, इच्छा है, हमारी इच्छा होनी चाहिए
अगर तुम्हारी इच्छा है नीट क्लियर करने की या जेई क्लियर करने की तो तुम अपने आप करोगे, या फिर मैं थोड़ा सा तुम्हें पुश करूंगा, थोड़ी सी मेरी हेल्प ले लोगे, या कोई कंडीशन होएगी कि भी हाँ हमें ऐसी कंडीशन चाहिए, हम फिर कर सकते हैं, हम फिर ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई तुम में से करना ही नहीं चाहता, वो कहे कि मैंने तो करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है मैंने तो हम थोड़ी ना करवा देंगे बेटा। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस या फिजिबल इच्छा होनी चाहिए। तो रिएक्शन की अगर इच्छा है वो या तो अपने आप ही हो जाएगा, या फिर चलो एक बार स्टार्ट करवा दो, जो कंडीशन उसे चाहिए वो दे दो, तब हो जाएगा। तो इसे हम फिजिबल या स्पॉन्टेनियस कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया, ये बहुत सारी रिएक्शन है जिनमें हम कोई कंडीशन लिखते हैं, वो वाली आ गई। कोयला जलता है, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो इसमें आ गई, सारी कंबशंस हैं, ठीक है। अपने आप होती है अमोनिया प्लस HCl, अपने आप होती है। ये आ गई केमिस्ट्री की प्रोसेसेस। अब मैं इसी में साथ साथ फिजिक्स की फिजिकल प्रोसेसेस भी ले रहा हूं। फिजिकल प्रोसेसेस अपने आप होती है। वाटर कम्स फ्रॉम हाइट, वाटर नीचे आता है, हिल टू प्लेन अपने आप आता है। वाटर मूव्स फ्रॉम हिल्स टू प्लेन, हाइट से नीचे अपने आप आ रहा है। नदी बह रही है, हिमालय से आइस पिघल रही है, उसमें पानी बन के अपने आप नीचे हमारे प्लेन तक पहुंच जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये स्पॉन्टेनियस है। हमारी टंकी रखी है ऊपर, हम टैब खोलते हैं नीचे, तो टंकी से टैब में अपने आप आ गया, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन क्या कभी ऊपर जाएगा पानी? आपने देखा होगा अपने आप ऊपर जा रहा है। कहीं भी कोई कंडीशन आपको दिखी होगी ये तो पानी ऊपर जा रहा है सर, तो कह रहे थे नीचे ही आता है। नो सर, नो सर। हाँ, तुम कहोगे टंकी में ऊपर भी तो जाता ही है सर, तो ऊपर वो अपने आप नहीं जाता बेटा, उसके लिए या तो हमने मोटर लगाई हुई है कोई घर पे, वो हम डेली छोड़ते हैं, वो जब तक तुम्हारी मोटर चलेगी वो पंप चलेगा तब तक तुम्हारा पानी ऊपर जाएगा, जैसे ही तुम उसका स्विच बंद करते हो वो रुक जाएगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ है ना। तो नीचे आना स्पॉन्टेनियस है, ऊपर जाना क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। एज ए फैन, फैन चले जा रहा है, क्या है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? जो हमारा फैन घूम रहा है, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब तक ही तो घूमेगा, जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी फिर वो नहीं घूमेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब वो हो गया कि जिसकी इच्छा ही है नहीं, दे हैव नो टेंडेंसी टू अकर। ऐसे रिएक्शन केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, प्रोसेसेस आ गया फिजिकल में, कहते हैं हम फिजिक्स में, तो दोनों के लिए चलेगा। हैव नो टेंडेंसी टू अकर, इनमें कोई इच्छा ही नहीं है, ना तो अपने आप होएंगी, ना ऐसा भी नहीं कि एक बार स्टार्ट कर दो, हमने स्टार्ट चलो कर दिया, बाद में फिर से तुमसे ही मांगेंगी, जब तक तुम बाहर से एनर्जी देते रहोगे। लगातार कंटिन्यूस सप्लाई करनी पड़ती है। दे डिमांड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, जब तक तुम कंटिन्यूस दोगे तभी तक होएंगी, नहीं तो नहीं होएंगी। एग्जांपल, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं घर पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चाहे वो आपका फैन है, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो आपका AC है, चाहे वो आपका टीवी है, जितने भी चल रहे हैं, दे नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, तब तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तुम कहोगे केमिस्ट्री में तो सर ने बताया नहीं, तो केमिस्ट्री में ये होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ के आए हैं, जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है, एनोड पे और कैथोड पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, एक एनोड पे बना था, एक कैथोड पे बना था। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस मींस बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दो। तो जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस हैं, दे डिमांड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोनों तरह की रिएक्शंस हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोबारा से हो ही नहीं सकती, हो सकती है, वापस रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन लगातार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इन रिएक्शंस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं।
और थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हें वर्ड कई बार स्पॉन्टेनियस को वर्ड दे देते हैं रिवर्सिबल, जबकि सॉरी इरिवर्सिबल, कि वापस इरिवर्सिबल का मतलब एक डायरेक्शन में जाएंगी, पानी ऊपर से नीचे आएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस को फिजिक्स में कई बार वर्ड देता है रिवर्सिबल। कहीं लिखा हो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं लिखा हो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस ढूंढो कौन सी है, 3-4 रिएक्शनें दे दी, तो वहां आपको इरिवर्सिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस लेना है, रिवर्सिबल का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। और यही इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा दुविधा है कि एक ही वर्ड को हम अलग अलग जगह कंडीशन के हिसाब से यूज करेंगे, आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वो नहीं कह सकते कि स्लो किया तो रिवर्सिबल, है ना, वो नहीं कह सकते। बर्निंग ऑफ फुलझड़ी, हाँ बेटा पूछना, वैसे पूछ लो क्वेश्चन क्या है, मुझे पता नहीं क्या। शुभम ये पूछ सकते हो बेटा, बर्निंग ऑफ फुलझड़ी आगे नहीं मुझसे पढ़ा गया, क्या था? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये जो बर्निंग ऑफ फुलझड़ी होती है ये स्पॉन्टेनियस होएगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये स्पॉन्टेनियस है बेटा, बर्निंग है, एक बार जलाते हो आप, है ना, तो वो जलती रहेगी। बाद में तुम्हें एक बार स्टार्ट करना है बस उसे, जो कोई भी क्रैकर है आप एक बार उसे आग लगा के छोड़ देते हो, बाद में तो दूर भागे आते हो, है ना, तो बॉम्ब फट जाएगा अपने आप। तो स्पॉन्टेनियस है सारी। बर्निंग वर्ड आ गया, सोचना जरूरत नहीं है कि क्या है, क्रैकर है या क्या है। बर्निंग मीन्स स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है बेटा बूमबर। तो आगे चल रहे हैं। अब ये फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ हमें क्या नहीं बताता, लिमिटेशन पे फिर से आते हैं। फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन है, इट डजंट टेल अस whether a reaction is spontaneous or not। हाँ ये इतना तो बता देगा, अभी मुझे तो ये कहता है, इतना पता है कि अगर तुम रिएक्शन करवाओगे तो उसमें एनर्जी कितनी चेंज होएगी, वो कहता मैं बता दूंगा, ये तुम्हारा काम है, ये मुझे नहीं पता कि रिएक्शन तुम्हारी होएगी या नहीं। तो इसके हाथ खड़े हो गए तो हमें फिर और सोचना पड़ा, सेकंड लॉ निकालेंगे। सेकंड कहीं ऐसे लिखा हो, इट डजंट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, या कहीं लिखा हो डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ फ्लो, एक ही बात है, डायरेक्शन नहीं बता सकता। जैसे कोई हॉट बॉडी है, अगर आप उसे साथ में कोल्ड के साथ जोड़ दो तो हमें पता है जो हीट फ्लो होगा वो हीट किधर से किधर जाएगा, ऑब्वियसली हीट से गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ फिर से ये नहीं बताता, वो तो कहता है कि गर्म से ठंडा जाता है, ठंडे से गर्म, वो मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें इनका हीट चेंज बता सकता हूँ कि कितना होगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डायरेक्शन कहता तुम खुद प्रेडिक्ट करो, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं बताता, एक ही बात है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यही हो गया कि क्या कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या फिर उल्टी डायरेक्शन में फिजिबल है। बात वही है, किसी को किसी बुक ने 3 पॉइंट बना के दिया हुआ है, किसी ने 4 बना के दिया हुआ है। मेन एक चीज पे फोकस करो कि हमें ये पढ़ना है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, 2-3 पॉइंट तो ऐसे दो लिख दिए चलो कि आपको कभी सब्जेक्टिव में आ जाए, कोई स्कूल वाला दे दे वो कि तुमने एक ही पॉइंट लिखा है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं टीचर्स। लेकिन हमें कंपटीशन वाले नहीं कुछ कहते, वो तो तुम्हें मेन पॉइंट कहेंगे कंपटीशन में, तो कि तुम्हें ये बताना है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, कि इसका लिमिटेशन है, इस चीज को मेन माइंड में रखना है। तो बुक में कोई जीआरबी में कुछ और लिखा हो तो रीड कर लेना एक बार, मेन इस पे फोकस करो। अब हम आगे आते हैं कि सेकंड लॉ हमें कैसे बताता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। केमिस्ट्री से हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो सेकंड लॉ जो है वो हमें बताएगा स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। ये लिख लिया दोनों पॉइंट।
तो सेकंड लॉ हमें बताएगा बेटा कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं, लेकिन सेकंड लॉ जो है उसने एक और फैक्टर हमें दिए जिसके बेस पे सारा कुछ वो बताएगा। पहले उस फैक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो थर्ड थर्मोडायनेमिक फैक्टर आ रहा है एंट्रोपी, और एक हमें पढ़ना पड़ेगा गिव्स फ्री एनर्जी। ये दो हमें सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में बताएंगे। तो दो फैक्टर हमें और पढ़ने पड़ रहे हैं। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा, एंथैल्पी पढ़ा, वैसे एंट्रोपी पढ़ना है और फ्री एनर्जी पढ़ना है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या होता है? पहले डेफिनेशन तो ये है, बाय डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज measure of disorder, या फिर इसी को रैंडमनेस भी कहते हैं। और जनरली सेकंड लॉ हमें ये कहेगा कि वो रिएक्शनें स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं, ज्यादातर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन है? एंट्रोपी इंक्रीज हो। जिनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, डिसऑर्डर बढ़ता है, ये कहता हूं उनके चांसेस ज्यादा हैं। आगे एग्जैक्टली होगा या नहीं वो तो तुम्हें आगे बताएंगे, लेकिन उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो स्पॉन्टेनियस हो। पहले इतना लिखो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम। तो जिन साइंटिस्ट ने हमें सेकंड लॉ दिया वो हमें ये कहते हैं बेटा, वो कहते हैं कि वो सारी रिएक्शन ज्यादातर स्पॉन्टेनियस हैं जिसमें डिसऑर्डर बढ़ता है। अब पहले हम इसे फिजिक्स की तरह समझाते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस में। ये डेली लाइफ के एक्सपेरिमेंट से बने हैं। जितने भी लॉज हैं इनमें कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई थ्योरी से हम ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ वाला भी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन देखी है उसने कि हाँ हम रिएक्शनें करे जा रहे हैं, उसमें एनर्जी जो है एक टाइप की दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, कहीं वेस्ट नहीं हो रही। मैं फैन को इलेक्ट्रिसिटी देता हूं तो ये मोशन करने लग जाता है, ये भी एक कन्वर्जन हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। तो वो भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, ये भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। तो डिसऑर्डर समझो, डिसऑर्डर का क्या मतलब? ऑर्डर होता है बेटा, हम करते हैं ऑर्डर कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में सब्सटेंसेस को अरेंज करना, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। जैसे एक डेली लाइफ से तुम्हारी एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसने अपने स्टडी टेबल के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज किए हैं। संडे था, टाइम मिल गया, संडे को उसने सारी सफाई करी, करनी भी चाहिए आपको। और क्या किया कि जो फिजिक्स वाली बुक्स हैं सारी उनकी एक रो बना दी, जो केमिस्ट्री वाली बुक्स हैं उनकी दूसरी रो बना दी, और जो बायोलॉजी वाली हैं उनकी थर्ड रो बना दी। संडे था, टाइम मिला था, कर दिया। अब आप खुद सोचो कि क्या होता है। मंडे आता है, हमने फिजिक्स का लेक्चर लगाया, फिजिक्स की कॉपी निकाली, फिजिक्स की कोई बुक निकाली, पढ़ी, वहीं छोड़ दी। फिर हमें केमिस्ट्री का लेक्चर लगाया, केमिस्ट्री पढ़ने बैठे, न्यूमेरिकल करने हैं, कोई बुक निकाली, उसमें से पढ़ी, जीआरबी, एनसीईआरटी पढ़ी, फिर अपनी नोटबुक निकाली, वहीं छोड़ दी। फिर बायो का लेक्चर लगाया, बायो पढ़ी, बुक्स वहीं पढ़ी हैं। तो क्या लगता है शाम तक जाते आते आपके स्टडी टेबल का क्या हाल होता है? सारी मिक्स हो गई, ये नहीं पता केमिस्ट्री वाली रो में फिजिक्स वाली चली गई, फिजिक्स वाली में बायो चली गई। क्या ये होता डेली लाइफ में? यस सर। नॉर्मल हमारे साथ होता है। क्या हम जानबूझ के करते हैं इसे? नो नहीं, ये तो अपने आप हो जा रहा है, अपने आप इसकी टेंडेंसी है। जानबूझ के क्या करेंगे? फिर हम थोड़ा टाइम निकालेंगे किसी दिन कि हम केमिस्ट्री वाली ढूंढ के केमिस्ट्री में रखें। खासकर नोटबुक तो दिखता नहीं कि केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, उन्हें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी रो में रखा गया गलती से। तो फिर हम एक दिन पूरा टाइम लगा के फिर से अरेंज करेंगे भी, केमिस्ट्री वाली एक साइड रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो, फिजिक्स वाली दूसरी साइड, मैथ की या बायो की तीसरी साइड। इसका मतलब ऑर्डर कभी अपने आप हुआ है क्या? कभी अपने आप ऐसे हो गया कि गलती से ना चाहते हुए आपने कुछ नहीं किया और अपने आप ही ऑर्डर हो गया हो कि केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री में चली गई हूँ, फिजिक्स वाली फिजिक्स में चली गई हूँ? ऐसा तो कभी भी नहीं होता।
इट मींस ऑर्डर अपने आप नहीं होगा कभी भी। हाँ, डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, डिसऑर्डर हमेशा होता है। इसका मतलब डेली लाइफ में एग्जांपल है, कोई भी चीज आप ले लो, घर पे हम सजा के रखते हैं, कोई शो पीस में कोई चीज, ऑर्डर तो हमने किया है, हम देखते हैं कि ये यहाँ कैसे आ गई, यहाँ तो मैंने रखी नहीं थी, ऐसे पूछते रहते हैं हमारी मदर हमसे, ये यहाँ कैसे आ गया। तो डिसऑर्डर अपने आप हो जाता है। इसका मतलब डेली लाइफ में हमने देखा कि डिसऑर्डर बढ़ने की टेंडेंसी अपने आप स्पॉन्टेनियस है, उनमें इच्छा है, कह लो टेंडेंसी है कि वो अपने आप होती रहेंगी। उसी डिसऑर्डर को, उसी रैंडमनेस को हम एंट्रोपी बना के पता करेंगे। तो जिसमें भी आपका डिसऑर्डर या रैंडमनेस बढ़ेगी, हमें लगता है कि वो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसे थोड़ा और अच्छी तरह पढ़ें कि हमें रिएक्शंस में कैसे पता चलेगा कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं डिसऑर्डर के। तो कुछ अलग से रिएक्शंस लिख लो, एग्जांपल्स लिख लेते हैं इनकी कि किसमें हमें लगता है कि डिसऑर्डर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। एंट्रोपी को सिंबल दिया है एस, चेंज इन एंट्रोपी हमें तो चाहिए होगा ज्यादातर, वो हमने ये पढ़ा ही है कि पूरे चैप्टर में हमें तो चेंज में ही मतलब है। चेंज इन एंट्रोपी को सिंबल दिया डेल्टा एस, तो हमें डेल्टा एस बताना है। अगर इंक्रीज है तो डेल्टा एस पॉजिटिव लिखेंगे, अगर डिक्रीज है तो डेल्टा एस नेगेटिव लिखेंगे। तो हम इसे क्योंकि मेजर करके फ्री न्यूमेरिकल कर पाएंगे, तो हमने इसे मेजर करना सीखा। अब डिसऑर्डर केमिकल रिएक्शंस में कैसे मेजर होता है, पहले हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है या नेगेटिव, सिर्फ इतना। सबसे ज्यादा डिसऑर्डर या रैंडमनेस वो कहता है कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसमें डिसऑर्डर फिर भी कम है चांसेस, लेकिन लिक्विड में डिसऑर्डर बड़ी जल्दी होगा, और सबसे जल्दी होगा गैसेस। इट मीन डिसऑर्डर होने के जो चांसेस हैं, डिसऑर्डर तभी होगा अगर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, अगर वो अपनी जगह पे जहां रखे हैं वहीं पड़े हैं फिर तो डिसऑर्डर होगा नहीं। और एक से दूसरी जगह मूव करने में सबसे ज्यादा गैस तेज है, दूसरे नंबर पे लिक्विड भी मूव कर सकते हैं, और सबसे स्लो कौन है मूव करने में, सॉलिड। इसका मतलब हमेशा डिसऑर्डर बढ़ेगा अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, डिसऑर्डर बढ़ेगा अगर लिक्विड गैसेस में चेंज होती हैं। जैसे अगर आइस मेल्ट होती है, वाटर बनता लिक्विड, तो हमें पूछे भी इसमें डेल्टा एस क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तुम ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि सॉलिड था, सॉलिड में इसके वाटर के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते थे, तो वो एक ही जगह फिक्स्ड हैं। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड बना, एक दूसरे में मिक्सअप हो गए, एक दूसरे में मिक्सअप होने लग गए, मिक्सअप होने लग गए मींस एक जगह फिक्स नहीं है उनकी पोजीशन, डिसऑर्डर बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई, पॉजिटिव हो गया। इसमें हर एक वाटर 4 के साथ जुड़ा है टेट्राहेड्रली केस लाइक स्ट्रक्चर। इसमें पता नहीं है एक के अराउंड 3.4 रह जाए, 3.5 रह जाए, 4 रह जाए, क्योंकि मूव कर रहे हैं। मूव करने की वजह से फिक्स तो है नहीं, तो इसे हम डिसऑर्डर कहेंगे। इट मींस बहुत सारे रिएक्शन में डिसऑर्डर डेल्टा एस का सिंबल अगर पूछता है तो सबसे ज्यादा तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गैस की अमाउंट बढ़ती है तो आपका डिसऑर्डर बढ़ रहा है। ऐसी फिर बताओ, इवेपोरेशन हो रही है वाटर लिक्विड से, कहीं वाटर वेपर बनता हो, तो इसमें तुम क्या कहोगे डेल्टा एस का सिंबल? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, उल्टा हो, तुम्हें केवल लिक्विड वेपर से लिक्विड बन गया तो तुम कहोगे नेगेटिव। नेगेटिव। उल्टा नेगेटिव कह देना। तो एक तो सॉलिड लिक्विड गैस। इसी को हम रिएक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। रिएक्शंस में तुम कह सकते हो कि अगर डेल्टा एनजी बढ़ता है, डेल्टा एनजी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कभी बढ़ते हैं, तो वो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। और अगर कभी डेल्टा एनजी तुम्हारा नेगेटिव था तो डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डर फैलाने वाले हैं वो गैस हैं। तो हमने क्या किया, गैसेस रिएक्शंस में अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है, साथ साथ गैसेस भी हैं, तो हमने सॉलिड लिक्विड को नेग्लिजिबल मान लिया, क्योंकि गैसेस के रहते
उनकी एंट्रोपी चेंज जो नेग्लिजिबल होने वाली है। सॉलिड कोई ज्यादा डिसऑर्डर फैलाने वाले नहीं है इन कंपैरिजन टू गैस। लिक्विड फैलाने वाले हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इन कंपैरिजन टू गैस बहुत कम फैलाते हैं। तो हमने रिएक्शंस में एक ऐसा क्राइटेरिया ले लिया कि जिनमें डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा उनमें ज्यादातर चांसेस हैं कि एंट्रोपी भी क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी भी नेगेटिव। ठीक है, तो गैसेस में आप ऐसे देख सकते हो, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको कह दे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है, बैलेंस करके दे दिया, आप खुद भी कर सकते हो बैलेंस। ये भी गैस है, ये भी गैस है। हमें क्या इस रिएक्शन का कोई आइडिया लगा सकते हो? डेल्टा एस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। क्योंकि 2 से 3 मोल बन रहे हैं, रिएक्टेंट के 2 मोल थे, प्रोडक्ट के 2 और 1 3 मोल हैं, तो डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, ऐसे कह सकते। सेकंड देखो, इसमें नेगेटिव। हाँ, कईयों में 0 भी आ सकता है। सारे गैसेस हैं। तो कुछ हद तक हम प्रेडिक्ट करेंगे, देखो, अदरवाइज तो एक्सपेरिमेंटल चीज है। लेकिन हमें जैसे क्वेश्चन आएंगे कि भी पूछा जाए तो मैं बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम जस्ट एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इसमें तो मैं बता सकता हूँ। तो ऐसे रिएक्शंस में आप थोड़ा आइडिया लगा लेना इसमें क्या होगा, है ना। तो पहला फेज पे डिपेंड करता है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जितने ज्यादा गैस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। जिस रिएक्शन में गैस के मोल बढ़ गए एंट्रोपी बढ़ गई, जिस रिएक्शन में गैस के मोल कम हो गए एंट्रोपी कम हो गई। जितने भी डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन रिएक्शंस, उनमें एंट्रोपी बढ़ेगी। डिसोसिएशन का मतलब एक कोई सब्सटेंस टूटे 2 बनाए। अब एक से अगर 2 बनते हैं, इसे सेकंड पॉइंट लिख लो, सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया। अगर एक से कभी 2 बनते हैं तो भी डिसऑर्डर बढ़ता है, चाहे इसमें गैस बने चाहे ना बने। इसमें तो चलो गैस बन गई अलग बात है, लेकिन अगर कभी एक मॉलिक्यूल से 2 बनते हैं तो भी हम कहते हैं डिसऑर्डर बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गई। क्योंकि मान लो एक ही वेसल में हमने कैल्शियम कार्बोनेट रखा है, अगर एक ही वेसल में कैल्शियम कार्बोनेट रखा है तो तुम्हें सारे मॉलिक्यूल एक ही तरह के दिखेंगे। लेकिन अगर ये 2 बन गए तो तुम्हें मिक्सचर दिखेगा, और मिक्सचर मींस एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि उसमें डिसऑर्डर है। जैसे सिमिलर टू के तुम्हारा स्कूल लगा, मंडे को सभी बच्चे एक तरह की यूनिफॉर्म पहन के आए हैं और सुबह प्रेयर टाइम अलग अलग लाइंस लगी हैं, उनमें खड़े हैं, क्यूज हैं, तो वो ऑर्डर अरेंजमेंट है, ज्यादा ऑर्डर है। आपको एक ही तरह की ड्रेस, एक ही तरह की यूनिफॉर्म दिखेगी। लेकिन कभी सैटरडे एक दिन फ्री दे दिया स्कूल ने कि आज तुम्हें यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, तो कोई ब्लैक पहन के आया है, कोई रेड पहन के आया है, कोई ग्रीन पहन के आया है, तो वो डिसऑर्डर लगेगा देखने में, उसे हम ऑर्डर कर ही नहीं सकते। कितनी लाइंस बना देंगे, एक रेड वाली एक ब्लैक वाली, है ना, बहुत मुश्किल होगा। उसी बेस पे आप कर सकते हो कि एक ही तरह के मॉलिक्यूल है तो ज्यादा ऑर्डर है, उनमें डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर 2 तरह के हैं या 3 तरह के हैं, एक से ज्यादा तरह के हैं, तो भी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जिनमें भी डिसोसिएशन हो रही है उनमें हमेशा आप कह सकते हो डेल्टा एस क्या है, ठीक है। तो 1 से 2 बनना भी ज्यादातर चांसेस है डिसोसिएशन डेल्टा एच पॉजिटिव होने के। सेकंड हो गया। थर्ड है रैंडमनेस इंक्रीज फॉर ए मिक्सचर। मिक्सचर की हमेशा एंट्रोपी ज्यादा है, इसी से आ गया कि एक ही तरह के स्टूडेंट थे लेकिन वो मिक्सअप हो गए, तो मिक्सचर की एंट्रोपी ज्यादा है।
केमिस्ट्री में से मैं ऐसे पूछूंगा कि बताओ शुगर पानी में डाला, वैसे सोचो कि शुगर पानी में डाला तो ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब शुगर पानी में डाल चलो एक बार थोड़ा सा मिक्स कर दोगे, नहीं भी करोगे तुम देखना अपने आप वो, चलो टाइम लेगी, थोड़ा सा ज्यादा घुल जाएगी। तो शुगर पानी में तो अपने आप डल जाता है, घुल जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या कभी उल्टा देखा आपने कि शुगर वाला पानी रखा हो और तुम उसे रखे रहो 2 दिन 3 दिन, क्या शुगर कभी अलग निकलेगी अपने आप? नो सर। नहीं निकलेगी। इसका मतलब शुगर पानी में डिसोल्व होना, इसका एक रीजन ये है कि इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो इसमें हम एंट्रोपी पॉजिटिव दे रहे हैं। और ज्यादा रिएक्शन जिनकी एंट्रोपी आपको बताया जिसमें डिसऑर्डर बढ़ता है, उसके चांसेस हैं कि वो अपने आप हो सकती है। तो जितनी भी मिक्सचर की रिएक्शंस हैं ऐसे, आपको कहेंगे शुगर मिक्स किया, सॉल्ट मिक्स किया, इनमें क्या होगा, तो हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे हम एंट्रोपीज के कुछ एक आइडिया लगा सकते हैं। 3 चीजें अभी याद रखो। पहला, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ज्यादा होगा हमेशा। फिजिकली फेज चेंज वाली रिएक्शन दे दे, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब डेल्टा एस का आइडिया लगा लोगे। केमिकल रिएक्शन दे दे तो डेल्टा एन जी निकाल दोगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस बड़े हैं तो आप कह दोगे डेल्टा एस भी बड़ा होगा, कम हुए तो आप कहोगे डेल्टा एस भी कम हुआ होगा। सेकंड, अगर कोई ऐसा हो कि चलो गैस आपको पता चल रहा है इसमें तो सीधा ही है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले में डेल्टा एन जी से निकल गया, डेल्टा एन जी से ना भी निकले, आपको लगे कि पहले रिएक्टेंट 1 मोल था लेकिन प्रोडक्ट 1 से ज्यादा मोल हैं, चाहे वो सॉलिड के हैं, चाहे वो लिक्विड के, चाहे वो गैस के, तो भी आप कह सकते हो भी एंट्रोपी बढ़ेगा। तीसरा, अगर मैं मिक्सिंग करता हूं 2 चीजों की तो भी एंट्रोपी ज्यादा होगी। अगर एक में हाइड्रोजन है, एक वेसल में ऑक्सीजन है, हमने अलग अलग रखा है, स्टेटोमेट्र का क्वेश्चन जैसे हम करते थे, बीच में स्टॉपर लगाया हुआ है और आपको कह दे भी स्टॉपर ओपन कर दिया, बताओ डेल्टा एस का साइन क्या होगा? तो हम कहेंगे तो रैंडमनेस हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर भी आएगा, इधर भी आएगा ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिक्सअप हो गए, डिसऑर्डर हो गया। कहाँ तो एक तरफ मैंने ऑक्सीजन रखी है सारी, एक तरफ हाइड्रोजन रखी है, कहाँ दोनों मिक्सअप हो गए, बीच में हाइड्रोजन बीच में ऑक्सीजन, तो हमें लगेगा ये तो डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे हम एंट्रोपी के और भी एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको एक आइडिया सा दिया कि माइंड में आपके डिसऑर्डर थोड़ा सा पता चले कि डिसऑर्डर क्या है और इससे हम डेल्टा एस का सिंबल निकाल पाएंगे। क्लियर है बेटा? और लास्ट है एंट्रोपी डेल्टा एस हम कैलकुलेट कैसे करें? तो कैलकुलेशन उसने ऐसे किया, एक फॉर्मूला दिया है, इट इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइड टी। कहता आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन में जितना हीट बढ़ेगा उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर हीट कम होगा तो एंट्रोपी कम होएगी। मींस अगर किसी चीज को हीट कर दो, हीट करने से रैंडमनेस बढ़ेगी, क्योंकि हीट करने से मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो ज्यादा तेज इधर उधर भागेंगे, जितना जल्दी मूव करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि डिसऑर्डर फैलेगा। तो हमें लगता है कि अगर हीट कोई एब्जॉर्ब करता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, लूज करता है ये नेगेटिव है तो ये भी क्या है? नेगेटिव। तो सिंपल सा रीजन हीट से लिया है कि जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी डेल्टा एस पॉजिटिव होएगी, क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और इसके बेस पे आज हम 3 तरह की एंट्रोपी पढ़ रहे हैं फेज चेंजेस में, बाकी एंट्रोपीज कल पढ़ेंगे। फेज चेंजेस में कहता डेल्टा एस 3 तरह का है,
क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल 3 प्रोसेसेस हैं। एक है फ्यूजन। फ्यूजन होता है बेटा अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसमें जितनी भी इंथैल्पी लगती है उसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वो आपकी हीट चेंज है। और क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट पे होता था, याद है आपको हमने लिखा था कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? enthalpy of fusion is defined as heat required for 1 mole of solid to convert into liquid, लेकिन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहा था। तो मान लो आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री पे, तब उसमें जो हीट लग रही है मैं उसे फ्यूजन कहूंगा। लेकिन अगर वो 0 डिग्री पे हो रही है बेटा तो वो आइसोथर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हो रहा। हाँ, आप हीट दोगे आइस को, आइस बाहर से हीट एनवायरनमेंट से ले, कहीं से भी ले, हीट तो लेगी वो, वाटर भी बनेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? 0। तो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो इसे मैं आइसोथर्मल कह सकता हूँ। रिवर्सिबल है ही है कि आप सॉलिड से लिक्विड भी बना सकते हो, लिक्विड से सॉलिड भी। आप चाहो तो आइस को पिघला लो, आप चाहो तो आइस फ्रीज कर लो। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? डेफिनेशन कि जितनी एंट्रोपी चेंज होएगी, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लेकिन एट जरूर लिखना है, एट मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर पे होगा। और अगर मैं इससे इसका आइडिया लगाऊं तो डेल्टा एच फ्यूजन का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा? डेल्टा एच फ्यूजन मुझे पता है, और ये हीट चेंज ही है क्यूपी, तो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। टी क्या है? मेल्टिंग। तो फेज चेंजेस की डेल्टा एस हम बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो ये याद रह जाएगा बेटा, डेल्टा एस फ्यूजन का फॉर्मूला डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी। ऐसे फिर फेज चेंजेस हमने इंथैल्पीज में और कौन कौन सी पढ़ी थी? एक फ्यूजन था, एक क्या था? सॉलिड से लिक्विड बनना फ्यूजन है, एक वेपोराइजेशन और एक सब्लिमेशन। 3 थे, फ्यूजन, एंड सब्लिमेशन। तो तीनों की डेफिनेशन एक जैसी है, बस यहां आप सेम प्रोसेस लिख के डेल्टा एस सब्लिमेशन डिवाइड टी। ठीक है। जो जीआरबी लिखते हैं आपको बता दूं, उनके ऑथर है ओपी टंडन जी, सहारनपुर के हैं। और अगर तुम सहारनपुर जाके देखोगे, ट्यूशन नहीं है उनके पास, कोचिंग में कामयाब नहीं है वो, लिखने में बढ़िया है। तो इसलिए इनमें भी गलतियां होती हैं बेटा। ये ना सोचा करो कि जीआरबी में लिखा है तो बस वही होगा, सर ने गलत बता दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमने इतना टाइम लगाया, इतने साल लगाए हैं, इतने सिलेक्शन दिए हैं, वो केवल जीआरबी से नहीं आया, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो आज 12:30 करते हैं बेटा। सब्जेक्टिव असाइनमेंट के क्वेश्चन के आंसर आपको दिया हुआ है, ब्रैकेट में पीछे लिखे हुए हैं न्यूमेरिकल के आंसर। अगर किसी ने सॉल्व किया है तो मुझे भेज दो, भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि जो दूसरों की हेल्प हो जाती है उससे थोड़ा, है ना, मैच हो जाते हैं क्वेश्चन। तो 12:30 सब्जेक्टिव असाइनमेंट के डाउट ले लेते हैं आपके। 12:45 हाँ अंडरस्टूड है बेटा, वो 45 पे चलेगी। ठीक है, 45 ही है, अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं ना।
नहीं सर 12:30 हाइड्रोजन मिलते बॉन्ड हैं, कब कराओगे फिर? 12:30 ही करवाऊंगा बेटा। बल तू सारा 1 घंटा डाउट पूछने वाला है मेरे से, सारी लिस्ट बना के बैठा है ना। कितने 15-20 तो न्यूमेरिकल है यार, ज्यादा पूछोगे डाउट। कोई एक सॉल्व किया हुआ जिसने वो भेजो, ठीक है। वैभव सॉल्व किया हुआ भेजना बेटा मुझे। ओके सर। चलो ठीक है, 12:30 मिलते हैं।